हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मौन विधि भाषा अधिगम को मानसिक गतिविधि के रूप में स्वीकृत करती है। मौन विधि भाषा अधिगम को मानसिक गतिविधि के रूप में स्वीकृत करती है। और सेकंड है कि मौन विधि में शिक्षार्थी एक वैज्ञानिक या अन्वेषक है जो अनुभवों और अवसरों के आधार पर भाषा के प्रति अपनी समझ बनाता है। तो मौन विधि भाषा अधिगम को मानसिक गतिविधि के रूप में स्वीकृत करती है, तो बिल्कुल करेक्ट है। और मौन विधि में विद्यार्थी एक वैज्ञानिक या अन्वेषक है जो अनुभवों और अवयवों के आधार पर भाषा के प्रति अपनी समझ बनाता है, तो ये भी करेक्ट है। तो ए फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है और फर्स्ट जो है वो सेकंड का कारक भी है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। इसमें आगे देखेंगे फ्रेंड्स, भाषा की कक्षा में अध्यापक और विद्यार्थी के बीच संबंध कैसा होना चाहिए। भाषा की कक्षा में अध्यापक और विद्यार्थी के बीच संबंध कैसा होना चाहिए। ए है, अध्यापक व्याख्या करने वाला होना चाहिए और विद्यार्थी श्रोता होना चाहिए। तो सी बी है, अध्यापक सत्ताधारी और विद्यार्थी मौन ग्रहण करता होना चाहिए। सी है, अध्यापक और विद्यार्थी आपस में साझेदार होने चाहिए। एंड डी, अध्यापक निदेशक और विद्यार्थी अनुसरण करता होना चाहिए। तो भाषा की कक्षा में अध्यापक और विद्यार्थी के मध्य जो संबंध होता है वो कैसा होना चाहिए। वो होना चाहिए कि अध्यापक और विद्यार्थी में आपस में साझेदार होना चाहिए। राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा शिक्षण में कौन सा परामर्श अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। तो ए है आकार आधारित भाषा अधिगम, बी है पाठ्य सामग्री आधारित भाषा शिक्षण, एंड सी है समुदाय आधारित भाषा अधिगम, एंड डी है सुझाव कोष। तो भाषा शिक्षण में कौन सा परामर्श अधिगम सिद्धांत पर आधारित है, तो वो है इसमें समुदाय आधारित भाषा अधिगम। समुदाय आधारित भाषा अधिगम जो है वो अधिगम सिद्धांत पर जो है परामर्श अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समूची पाठचर्या में अब भाषा का केंद्र बिंदु किस पर होना चाहिए। तो समूची पाठचर्या में भाषा का केंद्र बिंदु जो है किस पर होना चाहिए। तो ए है सभी कक्षाओं में मुख्यतः भाषा शिक्षण पे, बी है सभी विषयों की मदद में भाषा शिक्षण पे, सी है विदेश सत्र में भाषा शिक्षण पे, एंड डी है पाठ सामग्री पाठ से सहगामी गतिविधि के माध्यम से भाषा शिक्षण में। तो समूची पाठचर्या में भाषा का केंद्र बिंदु जो होना चाहिए वो सभी विषयों में की मदद से भाषा शिक्षण में होना चाहिए। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, एक अध्यापक अपनी कक्षा में यह डील करवा रही है कि शिवा ने एक पत्र लिखा है, उसने एक पत्र कल लिखा था। शिवा ने उपन्यास पूरा पढ़ लिया है, उसने एक कल भी पूरा पढ़ लिया था। तो यहाँ अध्यापक क्या करवा रही है। तो ए है संरचनात्मक उपागम करवा रही है, बी है कार्यात्मक उपागम करवा रही है, सी है कार्यात्मक संप्रेषणात्मक उपाभ्यास करवा रही है, एंड डी है सामाजिक अंतःक्रियाभ्यास करवा रही है। तो यहाँ जो अध्यापक अब कक्षा में यह डील करवा रही है तो वो करवा रही है संरचनात्मक अभ्यास। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थी को कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाने में कठिनाई आ रही है। विद्यार्थियों को कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाने में कठिनाई आ रही है। विद्यार्थी की इस परेशानी को भांपते हुए अध्यापक कार्य संबंधित कुछ संकेत व प्रतिरूप बताती है। इस मदद के आधार पर विद्यार्थियों ने पूरे अनुच्छेद को कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदल दिया है। तो यह किसका उदाहरण है। यह जो उदाहरण है, ए है पियाजे के सिद्धांत का, बी है क्रैशन के सिद्धांत का, सी है ब्रूनर के सिद्धांत का, एंड डी है वाइगोस्की के सिद्धांत का। तो ये जो उदाहरण है ये वाइगोस्की के सिद्धांत का है। क्योंकि विद्यार्थी को कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाने में कठिनाई आ रही है, तो विद्यार्थी की इस परेशानी को भांपते हुए अध्यापक कार्य संबंधित कुछ संकेत या प्रतिरूप देती है, यानी एक तरह से वो सहायता देती है। तो सहायता देना जो है और इस मदद के आधार पर विद्यार्थी अनुच्छेद को अच्छे से करता है कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदल देता है। तो वो क्या है, तो वो वाइगोस्की का सिद्धांत है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अध्यापक विद्यार्थी को कुछ संकेतों जैसे कि कहानी का शीर्षक, कहानी के पात्र, थीम, अंत और संदेश के आधार पर कहानी पूरी करने के लिए कहती है। यहाँ विद्यार्थी किस प्रकार की गतिविधि में शामिल है। तो ए है संज्ञानात्मक रचनावाद, बी है सामाजिक रचनावाद, सी है व्यवहारवाद, एंड डी है संरचनावाद। राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड, संज्ञानात्मक रचनावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अध्यापिका अपने विद्यार्थी से उसकी पहली हवाई यात्रा कहानी पर चर्चा करती है और फिर इस कक्षा की
इसको कक्षा के सामने अभिनीत करने के लिए कहती है। अध्यापक विद्यार्थी को क्या विकसित करना चाहती है? तो रचनात्मकता विकसित करना चाहती है, संप्रेषण एंड सहयोग। समालोचनात्मक चिंतन गलत हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा करेक्ट है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्थिति मूलक भाषा शिक्षण किस पर आधारित है? ए है अभिक्रमणी प्रोग्रामिंग अभ्यास और उत्पादन, बी है तैयारी प्रस्तुतिकरण और अभ्यास, सी है प्रस्तुतिकरण अभ्यास और उत्पादन, एंड डी है तैयारी प्रस्तुतिकरण और उत्पादन। तो स्थिति मूलक भाषा शिक्षण जो आधारित होता है वो प्रस्तुतिकरण अभ्यास और उत्पादन पर आधारित है, प्रस्तुतिकरण अभ्यास और उत्पादन पर आधारित है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए उन उपागमों की पहचान करें जो इन सिद्धांतों का अनुसरण करते हो। फर्स्ट है बोली जा रही और लिखित सामग्री की संरचना और व्याकरणिक विशेषताओं का प्रत्यक्ष रूप से शिक्षण, और बी है इसमें कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों से बोली जा रही और लिखित सामग्री का जुड़ाव, एंड थर्ड है ऐसे कार्य इकाई की योजना बनाना जिनका मुख्य केंद्र बिंदु समूची सामग्री के आधार पर कौशल विकसित करने पर हो। तो ए कार्य आधारित भाषा शिक्षण, बी है पाठ सामग्री आधारित निर्देश, सी है कोर्स विषय उपागम, एंड डी है सहकारी भाषा अधिगम। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा कि पाठ सामग्री आधारित निर्देश। पाठ सामग्री आधारित निर्देश जो होता है वो पाठ सामग्री आधारित निर्देश जो होता है वो बोली जा रही है और लिखित सामग्री की संरचना और व्याकरणिक विशेषताओं का प्रत्यक्ष रूप से शिक्षण करता है, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बोली जा रही लिखित सामग्री से जुड़ाव रखता है, ऐसे कार्य इकाई की योजना बनाता है जिसका मुख्य केंद्र बिंदु समूची सामग्री के आधार पर कौशल विकसित करने पर हो। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, निम्नलिखित प्रदत्त कार्य को पढ़ें और क्रियान्वयन की दृष्टि से जो है कम लें। तो फर्स्ट है इसमें अधिगम गतिविधि की अभिकल्पना करना, बी है निर्देश देना, मॉनिटरिंग और विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन, एंड थर्ड है पाठ्यक्रम के उद्देश्यों का लिखित उल्लेख करना, एंड फोर्थ है टॉपिक थीम और स्थितियों को चिन्हित करना। तो पहले जो होगा इसमें कि क्रियान्वयन की दृष्टि से क्या क्रम है, तो वो है पहले पाठ्यक्रम के उद्देश्यों का उल्लेख करना, फिर है इसके बाद टॉपिक थीम और स्थितियों को चिन्हित करना, फिर है इसमें अधिगम गतिविधि की अभिकल्पना करना, फिर है इसमें निर्देश देना, मॉनिटरिंग व विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करना। तो राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा अध्यापक का मुख्य उत्तरदायित्व क्या है, उसका उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट है शिक्षार्थी को संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना, बी है शिक्षण के लिए संदर्भ का चयन करना, सी है विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों का समूहीकरण, एंड डी है शिक्षार्थियों को निर्देश देना। तो कक्षा अध्यापक का मुख्य उत्तरदायित्व क्या है, तो वो है कि विभिन्न अध्यापकों के विद्यार्थियों का समूहीकरण, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा का पाठ्यक्रम किससे संबंधित है। तो ए है शैक्षिक कार्यक्रम क्रियान्वयन से संबंधित है, बी है शिक्षार्थियों के निष्पादन का मूल्यांकन से संबंधित है, सी है संदर्भ का चयन और इष्टानुसार बांटने से संबंधित है, एंड डी है शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रबंध से संबंधित है। तो भाषा का पाठ्यक्रम जो संबंधित होना चाहिए वो होना चाहिए कि संदर्भ का चयन और इष्टानुसार बांटना, राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा अधिगम के लिए अनिवार्य क्या है। ए भाषा के तत्वों में निपुणता होनी चाहिए, भाषा के नियमों का अधिगम होना चाहिए, सी है व्यवहारिक कौशलों में निपुणता होनी चाहिए, एंड डी है भाषा के कोश रचना में निपुणता होनी चाहिए। तो भाषा अधिगम के लिए अनिवार्य जो है वो है भाषा के कोश में जो है भाषा के कोश की रचना में निपुणता होनी चाहिए, भाषा के कोश की रचना में निपुणता होनी चाहिए, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अधिगम का प्रक्रियात्मक पाठ्यक्रम किस पर आधारित होता है। तो भाषा अधिगम का प्रक्रियात्मक पाठ्यक्रम किस पर आधारित होता है। तो ए है व्याकरण पे, बी है शब्द भंडार, सी है टॉपिक, एंड डी है कार्य। तो भाषा अधिगम का प्रक्रियात्मक पाठ्यक्रम जो आधारित होता है वो कार्य पर आधारित होता है, राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निज वाक्य जो होता है स्वयं से सीखना, स्वयं से बोलना, यानी कि स्वयं निर्देशित वाक्य जिसका प्रयोग बच्चा अपने ही व्यवहार को निर्देशित करने के लिए करते हैं का विचार किसके द्वारा प्रतिपादित है। तो निज वाक्य जो दिया था लेव वाइगोस्की ने दिया था, तो उसमें उन्होंने स्वयं से बोलना, यानी कि बच्चे जो होते हैं वो स्वयं निर्देशित वाक्य प्रयोग बच्चे अपने ही व्यवहार को निर्देशित करने के लिए करते हैं का विचार किसने प्रतिपादित किया। तो लेव वाइगोस्की ने प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की विशेषता के बारे में कौन सी सही नहीं है। तो फर्स्ट है इसमें भाषा संकेतों की व्यवस्था है, बी है भाषा स्थिर है,
सी है भाषा के संकेत यादृच्छिक हैं, एंड डी है भाषा अद्वितीय है। तो भाषा जो है नहीं है, संकेत जो नहीं है वो है कि भाषा स्थिर है, तो ये गलत है। भाषा स्थिर नहीं है, भाषा जो है वो चलती रहती, भाषा संकेतों की व्यवस्था है, भाषा संकेतों की यादृच्छिक है, भाषा अद्वितीय है, ना कि भाषा स्थिर है, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी भाषा विशेष में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसके आधार पर शब्दों का की अलग अलग पहचान बनती है क्या कहलाती है? तो ये स्वनिम या फोनिम कहलाती है, रूपग्राम या मॉर्फीम कहलाती है, वाक्य विन्यास कहलाती है, या अर्थ विज्ञान कहलाती है। राइट आंसर ए हो जाएगा, स्वनिम या फोनिम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रभावी संप्रेषण में अवरोध पैदा नहीं करता है? तो अवरोध पैदा नहीं करता है, तो ए इसमें सांस्कृतिक भिन्नता करता है, ध्यान और अरुचि की कमी एंड शारीरिक विकलांगता। डी जो है वो सक्रिय स्वरण, यही जो है ये नहीं करेगा। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथन को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। कथन ए कहता है भाषा संप्रेषण के लिए प्रभावशाली उपकरण है, तो बिल्कुल करेक्ट है कि भाषा संप्रेषण के लिए एक प्रभावशाली उपकरण है, क्योंकि भाषा सामाजिक संदेश देने में मदद करती है, तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर इसमें दोनों सही है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक बालिका चार टांगों वाली सभी पशुओं को घोड़ा कहती है। यह आरंभिक शब्द भंडार संबंधी गलती जिसमें एक शब्द वस्तुओं और घटनाओं के विस्तृत संग्रह के लिए प्रयुक्त किया जाता है, किस रूप में जाना जाता है? तो ए अतिशय रूप से विस्तार, बी है कम विस्तृत, सी है वाक विकार, एंड डी है हकलाना। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा, अतिशय रूप से विस्तार। निपुण भारत मिशन के उद्देश्यों को ऐसे लक्ष्य के रूप में सुनिश्चित किया गया है जिन्हें 2026 से 27 तक प्राप्त कर लेना है। कक्षा 3 में साक्षरता के संदर्भ में ये लक्ष्य क्या है? फर्स्ट है बच्चे कम से कम 2 से 3 वर्णों वाले सरल शब्द पढ़ पाते हैं। बी है बच्चे आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ सामग्री में 4 से 5 सरल शब्दों वाला जो है छोटा वाक्य पढ़ पाते हैं। सी है बच्चे प्रत्येक मिनट 45 से 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाते हैं। एंड डी है बच्चे प्रति मिनट कम से कम 60 शब्द जो हैं अर्थ के साथ पढ़ पाते हैं। बच्चे प्रति मिनट कम से कम 60 शब्द अर्थ के साथ जो है पढ़ पाते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक ने बच्चों को पाठ सामग्री में से विशेषणों की पहचान करने का कार्य दिया है और विद्यार्थी पाठ सामग्री पढ़ते हैं और विशेषण शब्दों को रेखांकित करते हैं। इस तरह के पठन को क्या कहते हैं? तो ए है आनंद के लिए पठन, बी है गहन पठन, सी है सरसरी तौर पर पठन, एंड डी है विस्तृत पठन। तो अध्यापक ने बच्चों को पाठ सामग्री के विशेषण की पहचान करने का कार्य दिया है और विद्यार्थी पाठ सामग्री पढ़ते हैं और फिर विशेषण के द्वारा जो है होते हैं ढक जाते हैं। पाठ सामग्री पढ़ते हैं और फिर और विशेषण जो है को रेखांकित करते हैं। तो इस तरह के पठन को हम क्या कहेंगे? तो अध्यापक ने बच्चों को पाठ सामग्री में विशेषण की पहचान करने का कार्य दिया है। विद्यार्थी पाठ सामग्री पढ़ते हैं और विशेषण शब्दों को रेखांकित करते हैं। तो इस तरह के हम पठन को जो कहते हैं, इस तरह के हम पठन को गहन पठन कहते हैं। राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अध्यापन की एक विधि है जिसमें अध्यापक और 2 से 4 शिष्य एक सहयोगात्मक अधिगम समूह बनाते हैं। निकटस्थ विकास के क्षेत्र में इस सिद्धांत के किस आधार पर पाठ सामग्री की विषय वस्तु पर एक दूसरे को संवाद करते हैं और इससे पठन बोध में सुधार आता है। और इस विधि को क्या कहते हैं? तो इस विधि को पारस्परिक अध्यापन कहते हैं। जब एक दूसरे से संवाद करते हैं, यानी एक दूसरे से जब वो संवाद करते हैं तो पारस्परिक अध्यापन का, और इससे पठन बोध में सुधार आता है, तो वो होता है पारस्परिक अध्यापन। जी, पारस्परिक अध्यापन में पारस्परिक अध्यापन जो होता है उसमें एक दूसरे से संवाद होना होता है और पठन में सुधार होता है। जब हम एक दूसरे से संवाद करेंगे तो पठन में हमारे सुधार होगा। तो इस विधि के पठन को हम पारस्परिक पठन कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा 4 की अध्यापिका अपने विद्यार्थी को दिए गए विषय पर लेखन पूर्व गतिविधि के रूप में अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कहती है। इस युक्ति को क्या कहेंगे? ए है मानस मंथन कहेंगे, बी है समीक्षा करना कहेंगे, सी है संपादन कहेंगे, डी है पुनरावृत्ति कहेंगे। तो इस विधि को हम मानस मंथन कहेंगे। मानस मंथन जो होता है, मानस मंथन हुआ होता है जिसमें जो विद्यार्थी जो होते हैं वो दिए गए लेखन को पूर्व गतिविधि के रूप में अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कहते हैं और इस युक्ति को मानस मंथन कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिशु की पहली वाक ध्वनि को कुंजन और बबलाना कहते हैं। तो
और विभिन्न शिशु की पहली वाक्य ध्वनि को कूजन और बबलाना कहते हैं। बबलाना से तात्पर्य क्या है? तो ए है कुछ कहने संप्रेषित करने के लिए ध्वनियों के साथ प्रयोग जो होता है, ध्वनियों के साथ जो प्रयोग होता है कर किसी प्रचलित शब्द को न कह पाना। और सेकंड है 2 माह की अवस्था वाले शिशु द्वारा जोर जैसी की सुखद ध्वनियाँ कहना। एंड सी है 6 माह की आयु में व्यंजन स्वर के मिश्रण वाले दोहराव वाली लंबी तान। एंड डी है वयस्क द्वारा ऊंचे स्वर में अतिशय स्वर बोले जाने के छोटे वाक्य। तो शिशु की पहली वाक्य ध्वनि जो होती है, ध्वनि का कूजन और बबलाना जो है वो कहते हैं। तो बबलाना से तात्पर्य जो होता है वो कुछ कहने संप्रेषित करने के लिए ध्वनियों के साथ प्रयोग करना और किसी प्रचलित शब्द को ना कह पाना। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापक पाठ सामग्री पढ़ाने के बाद बच्चों को पठन के बाद की गतिविधि करवाना चाहता है। अध्यापक को किस गतिविधि का चयन करना चाहिए? ए बहुविकल्पी प्रश्न का, बी है आरेखी संयोजन और सी है सारांशीकरण। एंड डी है अनुमान लगाना। तो अध्यापक पाठ सामग्री पढ़ाने के बाद बच्चों को पठन के बाद ही गतिविधि करवाना चाहता है। अध्यापक को किस गति का चयन नहीं करना चाहिए? तो वो अनुमान लगाने का जो होता है चयन नहीं करना चाहिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए उसे उनके लिखित कार्यों का संग्रह कर पोर्टफोलियो तैयार करने के लिए कहा है। जैसे कि उनके लिखित कार्यों के 6 सर्वोत्तम नमूने। यह किस प्रकार का आकलन है? तो फर्स्ट है इसमें अध्यापक की सत्ता को प्रतिबिंबित करता है। बी है विद्यार्थी अनुकूल है। सी है यह उचित नहीं है। डी है बच्चों की प्रगति के आकलन में मददगार नहीं है। तो अध्यापक ने अपने विद्यार्थी का आकलन करने के लिए उनके लिखित कार्यों का संग्रह कर पोर्टफोलियो तैयार करने के लिए कहा। जैसे कि उनके लिखित कार्यों के 6 सर्वोत्तम नमूने हैं। इस प्रकार के आकलन को हम विद्यार्थी अनुकूल कहेंगे। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अध्यापक भाषा अधिगम के लिए अपने प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों की मदद करने के लिए कक्षा में निवेश समृद्ध परिवेश सृजित करता है। इस प्रकार का परिवेश विद्यार्थी को किस तरह से मदद करेगा? ए है लक्ष्य भाषा के व्याकरणिक नियमों को याद रखने में। बी है भाषा की संरचना को समझने में। सी है लक्ष्य भाषा को घर की भाषा में अनुवाद करके सीखने में। एंड डी है इसमें डी है ऐसे अवसर देने में जहां बार बार भाषा के स्वरूपों पर ध्यान जाता हो और सीखने के मौके मिलते हो। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा कि ऐसे अवसर देने में जहां बार बार भाषा के स्वरूपों पर ध्यान जाता हो और सीखने में उन्हें मौके मिलते हो। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रक्रिया आधारित लेखन किस चरण से आरंभ होता है? तो प्रक्रिया आधारित लेखन जो होता है वो मानस मंथन यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग से जो है वो आरंभ होता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड उसमें ए हो जाएगा। आएंगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन विदेशी भाषाओं की अनुशंसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा एक विद्यालय में अतिरिक्त विकल्प के रूप में की जाती है? तो निम्नलिखित में से किन विदेशी भाषाओं की अनुशंसा जो होता है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा एक विद्यालय में अतिरिक्त विकल्प के रूप में की जाती है? तो ए है मंदारिन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी। बी है कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी। सी है कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और जो है पुर्तगाली और वर्मी। एंड डी है कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, फारसी और रूसी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा कि कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तमिलनाडु के एक जिले में एक विशिष्ट समुदाय विशिष्ट तरीके से तमिल बोलता है और दूसरे बिना किसी कठिनाई से समझ लेते हैं। इसे जो होता है किस रूप में जाना जाएगा? इसे किस रूप में जाना जाएगा? तो तमिलनाडु के एक जिले में एक विशिष्ट समुदाय विशेष तरीके से तमिल बोलता है, दूसरे बिना किसी कठिनाई से समझ लेते हैं। तो इसे किस रूप में जाना जाएगा? तो इसे जो जाना जाता है वो विभिन्न भाषा के रूप में जाना जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जो है, निम्नलिखित में से भाषा का कौन सा प्रयोग जुलूस के उद्देश्य के लिए कार्निवाल भाषा के रूप में जाना जाएगा? तो ए प्रशासन के लिए भाषा, बी है शिक्षा के लिए भाषा, सी है औपचारिक अवसरों जैसे कि नौकरी हेतु साक्षात्कार के लिए भाषा, एंड डी है जन्म विवाह जैसी रीतियों के लिए भाषा। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है भाषा का प्रयोग जुलूस के उद्देश्यों के लिए कार्निवाल भाषा के रूप में जाना जाएगा? तो वो जाना जाएगा जन्म, मृत्यु, जन्म, विवाह जैसी रीतियों के लिए भाषा। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, बिना किसी प्रयास के मातृभाषा या घर की भाषा सीखने की मानवीय क्षमता को किस रूप में जाना जाएगा? तो ए है मानव द्वारा सीखी गई भाषा की मूल प्रवृत्ति, बी है भाषा सहज बोध, एंड सी है बहुभाषिया, एंड डी है भाषा अर्जित करने का उपकरण। तो बिना किसी प्रयास के मातृभाषा या घर की भाषा सीखने की मानवीय क्षमता जो होती है वो होती है बहुभाषिया, यानी सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा दस्ता जो है व्यक्ति शिक्षण अधिगम का उद्देश्य नहीं है? तो समाज में सफलतापूर्वक कार्य करना, ये तो व्यक्ति शिक्षण अधिगम, यह जो है ये शिक्षण अधिगम का जो है उद्देश्य है। और बी है उद्देश्यों के लिए कौशल का उपयोग करना, ये भी करेक्ट है। सी जो है अंतर व्यक्ति कौशल विकसित करना, ये भी करेक्ट है। बट करेक्ट आंसर जो पूछा है कि क्वेश्चन जो पूछा है कि वो निम्नलिखित में से कौन सा दस्ता आधारित शिक्षण अधिगम का उद्देश्य नहीं है? तो जो नहीं है वो है केवल विषय वस्तु में निपुणता नहीं होती है। ओके, तो ये गलत है, ये गलत है क्योंकि क्वेश्चन निगेटिव पूछा है तो आंसर भी इसका निगेटिव ही होगा फ्रेंड्स। ओके, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समूचे पाठ्यक्रम में भाषा से क्या तात्पर्य है? ए है पाठ्यचर्या विषयों के अधिगम और भाषा अधिगम में विषय वस्तु में भाषा के महत्व की पहचान करना, बी है पाठ सामग्री और वृत्तांतों के स्थान पर विषय वस्तु से भाषा का अध्यापन करना, सी है भाषा की कक्षा में गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के माध्यम से विषय वस्तु का शिक्षण करना, एंड डी है इस बात की पहचान करना कि विद्यालयी शिक्षा में भाषा के बिना किसी भी विषय वस्तु का शिक्षण संभव नहीं है। तो समूचे पाठ्यक्रम जो होता है वो होता है कि पाठचर्यक विषयों के अधिगम और भाषा अधिगम के विषय वस्तु में भाषा के महत्व की वो पहचान करते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा इसमें ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, भाषा अधिगम में बोधगम निवेश से क्या तात्पर्य? बोधगम निवेश क्या होता है? बोधगम निवेश जो होता है, ए है शिक्षार्थियों को उसकी भाषा के स्तर से थोड़े ऊपर की भाषा में परिचित कराना होता है, बी है शिक्षार्थियों को ऐसी भाषा में संलग्न करना होता है जो उनके भाषाई स्तर से कम है, एंड सी है भाषा की बोधगम्यता का शिक्षार्थी स्तर होता है, एंड डी है शिक्षार्थी को भाषा सीखने के अवसर देने की पुष्टि से उनके भाषाई स्तर की समझ होता है। तो बोधगम निवेश जो होता है वो शिक्षार्थियों को उनकी भाषा के स्तर से थोड़े ऊपर की भाषा से परिचित कराना होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक अध्यापक के पास दो थीमों जैसे घर और विद्यालय के अंतर्गत आने वाले शब्दों का समूह है, वह विद्यार्थी को शब्द चुनने और उनके अनुसार समूह बनाने के लिए कहती है, यह किस प्रकार इस रूप में जाना जा सकता है? तो ए है थीम आधारित शब्द संपदा के रूप में जाना जाएगा, बी है थीम अनुसार अधिगम के रूप में जाना जाएगा, सी और हार्डा का बनने के रूप में जाना जाएगा, एंड डी है संज्ञानात्मक अधिगम के रूप में जाना जाएगा। तो एक अध्यापक के पास दो थीम घर और परिवार के अंतर्गत आने वाले शब्दों का समूह है, वह विद्यार्थी को शब्द चुनने और उसके अनुसार समूह बनाने के लिए कहती है, यह जो जाना जाता है यह थीम आधारित शब्द संपदा के रूप में जाना जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, पठन में साक्ष्य और तर्क के आधार पर अर्थ निकालना क्या कहलाएगा? ए है अर्थ निकालना, बी है पाठ सामग्री सारांश लिखना, सी है शब्दों के अर्थ खोजना, एंड डी अपने पठन के आधार पर लिखना। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अर्थ निकालना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहारा देने संबंधी परिकल्पना के बारे में सही है? तो ए प्रत्येक शिक्षार्थी स्वतंत्र और व्यक्तिगत रूप से सीखने की जरूरत है, बी है थीमों का सम्मिश्रण और अंतःक्रिया, एंड सी है सभी प्रकार के अधिगम के लिए सामाजिक अंतःक्रिया एक महत्वपूर्ण उद्दीपन है, एंड डी है सभी प्रकार का अधिगम शिक्षार्थियों के एक व्यक्ति के रूप में जो है अभ्यास है। तो जो कौन सा सहारा देने संबंधी परिकल्पना के जो है बारे में सही नहीं है, वो है इसमें कि सभी सहारा देने संबंधी परिकल्पना के बारे में सही है तो वो है
कि सभी प्रकार के अधिगम के लिए सामाजिक अंतःक्रिया एक महत्वपूर्ण उद्दीपन है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालयी शिक्षा में मातृभाषा सीखने के संबंध में सही नहीं है। तो मातृभाषा जो होती है वो श्रेष्ठतर संज्ञानात्मक बढ़त को समर्पित करती है, बिल्कुल सही है। मातृभाषा अंतः व्यक्तिक संप्रेषण कौशल को समुन्नत करती है, ये भी करेक्ट है। थर्ड है, मातृभाषा और ऋणात्मक स्पष्टता हासिल करने में मदद करती है। एंड डी है, मातृभाषा दूसरी भाषाओं को सीखने में अवरोध पैदा करती है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा इसमें, मातृभाषा दूसरी भाषाओं को सीखने में अवरोध पैदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक अध्यापक प्रत्येक सेमेस्टर और सत्र में बच्चों का आकलन करने के लिए पूरे वर्ष भर बच्चे के सीखने संबंधी अभिलेख का संग्रह करता है। आकलन की इस प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। तो ए पारस्परिक आकलन, बी है पोर्टफोलियो आकलन, सी है उद्देश्य के लिए आकलन, एंड डी है सतत आकलन। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड बी हो जाएगा, पोर्टफोलियो आकलन। पोर्टफोलियो आकलन क्या होता है? पोर्टफोलियो आकलन जो होता है उसमें जो प्रत्येक सेमेस्टर और सत्र में बच्चे का आकलन करने के लिए पूरे वर्ष भर बच्चे को सीखने संबंधी जो उसके रिकॉर्ड होते हैं, रिकॉर्ड का संग्रह करता है। तो इस संग्रह को जो करते हैं पोर्टफोलियो आकलन कहते हैं। रिकॉर्ड मतलब शॉर्ट में समझेंगे कि रिकॉर्डों का बच्चे के जो आकलन जो होते हैं उनके सभी रिकॉर्डों का जो संग्रह है वही हम पोर्टफोलियो आकलन है। राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिगम के लिए प्रमाणिक सामग्री नहीं है। तो किसी भी स्थान के लेखक द्वारा लिखी गई लघु कथा, बी कवि द्वारा उचित कविता, एंड सी पाठ्य पुस्तक लेखक तथा पाठ्य पुस्तक के लिए कविता लिखना। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संलग्नता वाली जो है गतिविधि नहीं है। तो भाषा संलग्नता वाली गतिविधि कौन सी जो नहीं है। तो शिक्षार्थी 4 के समूह में एक पाठ्य सामग्री पढ़ जाते हैं और उस पर आधारित कार्य करते हैं, ये करेक्ट है। बी है, शिक्षार्थी गांव में जाकर लोगों से उनके बारे में बात करते हैं। सी है, शिक्षार्थी पूरे सप्ताह की गतिविधि और भावनाओं में अपनी डायरी में लिखते हैं। एंड डी है, शिक्षार्थी अध्यापक द्वारा बोली जा रही कविता को दोहराते हैं। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड डी हो जाएगा, शिक्षार्थी अध्यापक द्वारा बोली जा रही कविता को दोहराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निपुण भारत कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। निपुण भारत कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। ए है, वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्या का ज्ञान प्राप्त करना। बी है, 2028 तक कक्षा 10 से एवं उनसे ऊपर सभी विद्यार्थियों द्वारा सभी के लिए पठन क्षमता अर्जित करना। सी है, विद्यालयों में शिक्षार्थियों द्वारा साक्षरता और संख्या ज्ञान को समुन्नत करना। एंड डी है, पूर्व बाल्यावस्था विद्यालय के दौरान गुणवत्तापूर्ण अधिगम को समुन्नत करना। तो निपुण भारत का कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो है कि वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालय के में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें ए हो जाएगा कि निपुण भारत कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो है कि वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्या प्राप्त करना होता है निपुण भारत मिशन का उद्देश्य। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा इसमें। थैंक यू फ्रेंड्स।